हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आज हम इन्वायरमेंटल साइंस के सेट टी को पेपर को ईवीएस पार्ट को सोल्व करेंगे। अगर आपके पास प्रतीक शिवालिक सर के ये सेट नहीं है, मॉडल पेपर नहीं है, तो आप इनका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इनको देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो शुरू करते हैं। वर्षा प्रतिमान किस पर निर्भर करता है? पहला ऑप्शन है भूमिगत जल स्तर, किसी क्षेत्र में जलाशयों की संख्या, किसी क्षेत्र की मानव समष्टि का घनत्व प्रतिमान, किसी क्षेत्र का प्रमुख मौसम। अब वर्षा प्रतिमान मतलब रेनफॉल पैटर्न, मतलब क्या होता है रेनफॉल पैटर्न। सबसे पहले जैसे मतलब पृथ्वी पर जैसे समुद्र है, नदी है, बांध है, झील है, जलाशय है, इन सबसे पानी है वो मतलब सूर्य के प्रकाश के कारण वाष्पित होकर ऊपर आकाश में जाता है। आकाश में जाकर संघनित होकर एक बादल का निर्माण होता है, फिर उसमें से वर्षा नीचे पृथ्वी पर वापस गिरती है। तो वर्षा प्रतिमान जैसे इन ऑप्शन में देखा गया है, इसके भूमिगत जल स्तर का वर्षा प्रतिमान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी क्षेत्र की मानव समष्टि का घनत्व भी मतलब वर्षा के प्रतिमान को निर्भर नहीं करता है, और किसी क्षेत्र का प्रमुख मौसम भी निर्भर नहीं करता है। तो किसी क्षेत्र में जो जलाशयों की संख्या है वो वर्षा प्रतिमान पर निर्भर करती है। इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, नहीं ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, जलीय पर्यावरण में विशेष तापक्रम परिवर्तन प्रभावित कर सकता है। जलीय पर्यावरण की बात हो रही है। क्वेश्चन अगर एक बार समझ नहीं आया तो वापस पढ़ना चाहिए। जलीय पर्यावरण में विशेष तापक्रम परिवर्तन प्रभावित कर सकता है। जंतुओं में प्रजनन, जलीय पौधों की अधिक वृद्धि, जंतुओं में पाचन की प्रक्रिया, पोषकों की उपलब्धता। अब जलीय पर्यावरण में है तो जलीय पौधों की अधिक वृद्धि, जलीय पौधों की अधिक वृद्धि तापक्रम फर्क तो पड़ता है लेकिन बहुत कम पड़ता है। जंतु में पाचन की प्रक्रिया में भी तापक्रम, इन सब में ऑप्शन मतलब जंतुओं में प्रजनन की दर को तापक्रम पर है वो सबसे ज़्यादा मतलब इफेक्ट डालता है। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। प्रजनन के मतलब है जैसे मछलियों है, छोटे छोटे जीव जंतु हैं, कछुए हैं, समुद्री कछुए, उनमें प्रजनन की दर बहुत कम हो जाती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हेपेटाइटिस रोग होता है, यह रोग निम्नलिखित में से किस एक द्वारा संचरित होता है? अब है हेपेटाइटिस रोग है वो दूषित जल के मतलब उपयोग से होता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, दूषित जल के उपयोग से। हेपेटाइटिस रोग है वो दूषित जल पीने से होता है। फिर नीचे दी गई आहार श्रृंखला में मान लीजिए कि चौथे पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा 5 किलो जूल है, तो बताइए कि उत्पादक स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। अब हमें पता है कि एक स्तर से दूसरे स्तर पर सिर्फ 10% ऊर्जा है वो पहुंचती है। तो चौथे स्तर की बात कर रहा है तो इसमें मतलब एक एक बिंदी आप जोड़ते जाओ। चौथे से तीसरे में आएगा तो 50 किलो जूल होगी, तीसरे से दूसरे में आएगा तो 500 किलो जूल हो जाएगी, और दूसरे से पहले स्तर पर पहुंचेगा तो 5000 किलो जूल हो जाएगी। मतलब हर पहले स्तर से दूसरे स्तर में ओनली 10% ऊर्जा की मात्रा है वो स्थानांतरित होती है। तो इसमें चौथा ऑप्शन हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, गंगा नदी कोलिफॉर्म जीवाणुओं के प्रचुर मात्रा में पाए जाने का प्रमुख कारण क्या है? अब कोलिफॉर्म जीवाणु है वो मतलब प्रदूषित जल में ज़्यादा वृद्धि करते हैं। कोलिफॉर्म जीवाणु गंगा नदी में प्रचुर मात्रा में पाए जाने का प्रदूषित जल, सबसे ज़्यादा प्रदूषित जल जैसे गंगा में जल में अधजलीय लाशों का प्रवाहित होना, ये सबसे प्रमुख कारण है कोलिफॉर्म जीवाणुओं का। सबसे ज़्यादा गंगा नदी में जो अधजलीय लाशों को प्रवाहित किया जाता है उसके कारण कोलिफॉर्म जीवाणु बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन पहला हो जाएगा। फिर आता है अगला, बाढ़ के पानी से जलमग्न नालियों के आर पार छोटे छोटे रोकबांध बनाना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वे सिंचाई के लिए पानी रोके रखते हैं। मतलब बाढ़ के पानी के जलमग्न नालियों के आर पार छोटे छोटे रोकबांध बनाना महत्वपूर्ण होता है। सिंचाई के लिए पानी रोके रखते हैं, पानी रोके रखते हैं और मृदा कटाव को नहीं होने देते। भूजल का पुनर्भरण हो जाता है, पानी को स्थायी तौर पर रोके रखते हैं। अब इसमें मतलब ऑप्शन कौन कौन से राइट होंगे? पहला और चौथा, दूसरा और तीसरा, तीसरा और चौथा, दूसरा और चौथा। इस प्रकार के क्वेश्चन अभी जो करंट में जो एग्ज़ाम लगते हैं उनमें लगभग आधे % तो इस प्रकार के ही आते हैं, और इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अब सिंचाई के लिए पानी रोकते हैं, पानी रोके रखते हैं, ये बात भी सही लगती है, पानी रोके रखते हैं और मृदा कटाव को भी नहीं होने देते। भूजल का पुनर्भरण भी होता है, पानी को स्थायी तौर पर रोके रखते हैं। ये ऑप्शन तो मतलब देखने से डिलीट हो गया, तो चौथा तो इसमें नहीं होगा, तो इसको हम काट देते हैं। मतलब तो अब चौथा ऑप्शन कौन कौन से में नहीं है? पहले ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में है चौथा, ये नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा। ये 3 ऑप्शन अपने आप डिलीट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचा सिर्फ दूसरा, ये राइट हो जाएगा। लेकिन इसमें सिंचाई के लिए पानी रोक के रखते हैं, ये भी सही होता है, इसलिए
1 2 3 ये तीनों सही हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से इसमें सेकंड ऑप्शन आएगा, दूसरा और तीसरा। पानी रोके रखते हैं और मृदा कटाव को नहीं होने देते और भूजल का पुनर्भरण हो जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस तरह के संरक्षण में खतरे वाले जानवरों और पौधों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर निकाला जाता है और विशेष उद्यानों या क्षेत्रों जैसे जूलॉजिकल पार्क और बोटनिकल गार्डन में संरक्षित किया जाता है? अब ये हिंदी हैं, इसमें हिंदी वाले ऑप्शन तो समझ में नहीं आ रहे, तो इसमें इंग्लिश वाले ऑप्शन देखेंगे। एक्स सिटू कंजर्वेशन, इन सिटू कंजर्वेशन, रेड लिस्ट कंजर्वेशन, नन ऑफ दीज। अब जैसे दो प्रकार के कंजर्वेशन होते हैं, एक तो एक्स सिटू, एक है इन सिटू। अब एक्स सिटू क्या होता है? एक्स सिटू तो ये होता है कि जैसे किसी क्षेत्र में कोई प्रजाति मतलब विलुप्त हो रही है, तो इन विलुप्त प्रजातियों को हम एक किसी बोटनिकल गार्डन में या जूलॉजिकल पार्क में लाकर वहाँ पे संरक्षित करते हैं, तो ये तो है एक्स सिटू कंजर्वेशन, मतलब उसकी प्राकृतिक स्थिति से लाकर किसी बोटनिकल या जूलॉजिकल पार्क में उनको बचाए रखने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, ये तो आता है एक्स सिटू कंजर्वेशन में। और उस वनस्पति को वहीं पर भी जहाँ पर वो उपस्थित है वहीं पर उनका संरक्षण करना है इन सिटू कंजर्वेशन। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, एक्स सिटू कंजर्वेशन। फिर आता है अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वोच्च साक्षरता दर वाला संघ क्षेत्र है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, पांडिचेरी, लक्षद्वीप। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर संघ राज्य क्षेत्र में है लक्षद्वीप की। अब संघ राज्य क्षेत्र कितने हैं ये भी अब क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा छीनने के बाद संघ राज्य क्षेत्र की संख्या 9 हो गई। पहले संघ राज्य क्षेत्र थे 7, फिर 5 अगस्त 2019 को जैसे ही जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा छीन लिया गया तो 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, एक तो था जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख, तो 9 हो गए। फिर वापस एक अधिनियम आया इस साल फरवरी के आसपास, उसमें दमन दीव और दादरा नगर हवेली दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया है। दमन दीव और दादरा नगर हवेली जिसकी राजधानी दमन होगी, इसको वापस दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया। तो वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्र हैं वो 8 हैं। ये प्रश्न में इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपको ध्यान में रहना चाहिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन हो जाएगा लक्षद्वीप। फिर 139 का क्वेश्चन, विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च और 10 अप्रैल। विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष वन दिवस की थीम थी फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगर आपको ये सभी पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस देखने हैं तो इनका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं और इनको आसानी से याद कर सकते हैं। उनके साथ ही थीम 2020 भी दी हुई है, तो आपको वो भी याद हो जाएगी और इससे संबंधित डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, तो विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। दुनिया का पहला वैश्विक पर्यावरण संगठन है IUCN, सिटीज, SACEP, UNCED। अब IUCN है वो 1948 में आया था, सिटीज़ है वो 1973 के आसपास आया था, UNCED है वो पृथ्वी सम्मेलन को, इसका दूसरा नाम है UNCED पृथ्वी सम्मेलन, जो 1992 में आया था। UNCED मतलब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED, जिसको हम रियो कॉन्फ्रेंस या पृथ्वी सम्मेलन, रियो समिट, जो जून 1992 में हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील शहर में, जिसमें एजेंडा 21 भी दिया गया, वन सिद्धांत दिया गया, पर्यावरण व विकास पर संबंधित घोषणा पत्र भी इसमें जारी किए गए। UNFCCC का निर्माण भी इसी से किया गया, CBD का निर्माण भी इससे किया गया। तो बहुत सारी चीज़ें वो UNCED से लाई गई थी। लेकिन दुनिया का पहला वैश्विक पर्यावरण संगठन है IUCN, जिसकी स्थापना 1948 में की थी। अब सिटीज़ के बारे में भी हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। सिटीज़ है वो लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर, जो लुप्तप्राय प्रजातियों की बात है वो सबसे पहले सिटीज़ में की गई थी, जो 1973 के आसपास लाया गया था। फिर आता है इसमें हो जाएगा IUCN। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन प्रभावी रूप से आया था 5 अक्टूबर 1948, 1 जुलाई 1975, 5 जून 1972, 5 दिसंबर 1983। लुप्तप्राय प्रजातियों में जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन में भी देखा था कि लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन है वो प्रभावी रूप से 1 जुलाई 1975 को लागू हुआ था, मतलब सिटीज़ में ही सबसे पहले इसकी बात की गई थी। सिटीज़ की फुल फॉर्म है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडिजर्ड स्पीसीज। सिटीज़ की फुल फॉर्म यही है, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडिजर्ड स्पीसीज। ये है 1973 में तो लाया गया था, लेकिन प्रभावी रूप से ये लागू हुआ था 1 जुलाई 1975 को। 1 जुलाई 1975 को ये प्रभावी रूप से लागू हुआ था। 5 अक्टूबर 1948 को आया था IUCN,
और 5 जून 1975 को आपको पता ही है कि स्टॉकहोम सम्मेलन शुरू हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इस 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर आता है अगला ऑप्शन, भारत द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं की कुल संख्या है। भारत द्वारा पंचवर्षीय योजना है, जैसे आपको पता ही होगा पंचवर्षीय योजना अब वर्तमान में इनको बंद कर दिया गया है। इसके स्थान पर योजना आयोग है, वो लागू योजना आयोग है। योजना आयोग इसका निर्माण करता था, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग हो गया है अब, जो 15 वर्ष की एक दीर्घ योजना बनाएगा, जिसको 3-3 वर्ष की 5 लघु योजनाओं में कन्वर्ट किया गया है। तो ये नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को लागू हुआ था। इससे पहले पंचवर्षीय योजना थी, वो कुल 12 भारत में हुई थी, 12 पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी। और वर्तमान में है नीति आयोग, जो 1 जनवरी 2015 को आया था। अब है सेव का पूरा नाम है, सेव का पूरा नाम सस्टेनिंग एशिया वल्चर्स इंडिजर्ड, सस्टेनेबल अमेरिकाज वल्चर्स इंडिजर्ड, सेविंग अमेरिकाज वल्चर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन, सेविंग एशियाज वल्चर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन। तो सेव का फुल फॉर्म है, ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसमें, सेविंग एशियाज वल्चर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन। फिर आता है अगला क्वेश्चन, ऐसी क्षेत्र जहाँ निजी स्वामित्व की अनुमति नहीं है, वन्य जीवन के आधार पर आरक्षित है, दोनों जीव और वनस्पति जंगली, जहाँ वे स्वतंत्र रूप से निवास कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, किसके लिए जाना जाता है। अब इसमें मतलब निजी स्वामित्व की अनुमति नहीं है, मतलब ऐसे संरक्षित क्षेत्र जहाँ निजी स्वामित्व की कोई अनुमति नहीं है, वहाँ पर सिर्फ जीव और वनस्पति है, वो स्वतंत्र रूप से निवास कर सकते हैं। तो ये राष्ट्रीय उद्यान, जैविकता हॉटस्पॉट, बायोस्फीयर रिजर्व, वन्यजीव अभयारण्य, इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो ऐसे जीव जहाँ निजी स्वामित्व की अनुमति नहीं होती है, वहाँ वो होते हैं राष्ट्रीय उद्यान। इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान। फिर आता है 19वीं शताब्दी के मध्य में भक्ति की परंपरा का पालन करने वाले किस सामाजिक संगठन ने सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता में विश्वास व्यक्त किया था। 19वीं शताब्दी के मध्य में भक्ति की परंपरा का पालन करने वाले किस सामाजिक संगठन ने सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता में विश्वास है वो व्यक्त किया था। आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, वेद समाज। तो सभी मतलब सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता है वो प्रार्थना समाज में आई थी, प्रार्थना समाज। इसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में हम थोड़ी और बातें जान लेते हैं। जैसे प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में की थी। आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बम्बई में की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। आपको याद होना चाहिए, इसमें से डेफिनेटली ये क्वेश्चन इसमें से भी आएगा। अब देखते हैं हम आगे। विटीकल्चर से अभिप्राय है। विटीकल्चर किससे संबंधित है। विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों, मत्स्य पालन से, अंगूरों की खेती से, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फलों और फूलों का उगाना। तो विटीकल्चर है वो अंगूरों की खेती से संबंधित है, अंगूरों की खेती से। फिर आता है अगला क्वेश्चन। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम की रचना निम्नलिखित में से किसने की। शिल्पदिकारम की रचना किसने की। तमिल महाकाव्य है शिल्पदिकारम। इलांगो, थिरुवल्लूर, नरकीर, शतनार। तो इसकी स्थापना है वो मतलब इस महाकाव्य तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम की स्थापना रचना है वो इलांगो ने की थी। इलांगो, इसमें ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा, इलांगो ने की थी। अब आता है अगला क्वेश्चन। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में, मगध में, सारनाथ में, वाराणसी में। तो बुद्ध को ज्ञान है वो बोध गया में प्राप्त हुआ था। बुद्ध को ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ था। कौन से वृक्ष के नीचे। बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब इसमें बारे में हम थोड़ी और बात जान लेते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध का नाम, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म है वो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। निधन है वो कुशीनगर भारत में हुआ था। और इनका एक अन्य नाम गौतम भी मिलता है। तो गौतम क्यों हुआ है इनका नाम, ये क्योंकि इनका जन्म है वो गौतम गोत्र में होता है, इसलिए इनको गौतम के नाम से भी जानते हैं। सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम था। तो इसमें हो गया बोध गया। कावेरी जल विवाद से जुड़े 2 राज्य हैं। कावेरी जल विवाद है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। तो कावेरी जल विवाद है वो कर्नाटक और तमिलनाडु में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। कर्नाटक है कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु में हुआ था। फिर आता है आज का लास्ट क्वेश्चन। किसी राज्य के मुख्यमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों के कार्यकाल अलग अलग नहीं होते हैं। मुख्यमंत्री का चुनाव बहुमत प्राप्त दल के विधायकों द्वारा किया जाता है।
अब इसमें से कौन सा कथन सही है, हमें ये जानना है कौन सा कथन सही है। तो मुख्यमंत्री का चुनाव है बहुमत प्राप्त दल के विधायकों द्वारा चयन किया जाता है। उनमें से ही मतलब जीते हुए विधायक आपस में चर्चा करके एक को अपना बहुमत का दल का मतलब मुखिया बनाते हैं, वो मुख्यमंत्री बनता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति वो राज्यपाल द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। इसे ऑप्शन फर्स्ट राइट गलत हो जाएगा। वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में वो सिफारिश करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के कार्यकाल अलग अलग नहीं होते हैं। अन्य मंत्रियों के मतलब मुख्यमंत्री का कार्यकाल तो कितना भी हो सकता है, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, जब तक वो बहुमत दल का नेता होगा तब तक उसका कार्यकाल होगा। तो समान नहीं होकर अलग अलग होता है, कितना भी हो सकता है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष। चलो, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।